मैं आप सबका यहाँ पहुंचने पर दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप पिछले लंबे समय से यहाँ बैठे हुए हैं। जो सम्मानित वक्ता यहाँ बोल रहे हैं उनको आप लोग सुन रहे हैं। एक बड़ा उत्साह आपके अंदर दिखाई दे रहा है। ये उत्साह हमारी ताकत है। मैं आपसे ये आग्रह भी करता हूं कि उत्साह को बना के रखिए। ये जो साथी आगे खड़े हो गए इनकी वजह से पीछे वालों को परेशानी होगी। मेरा इनसे आग्रह है कि वो अपनी जगहों पर बैठ जाए। जो पीछे बैठे हुए लोगों को तकलीफ ना हो। आ जाओ, तुम लोग अपनी अपनी जगहों पर बैठ जाओ। हिम्मत दिखाओ, घबराओ मत। बैठ जाओ, बैठ जाओ। जो यहां से वहां तक के हर आदमी को मेरी शक्ल दिख जाए। वो जो उम्मीदें लेके यहाँ आया था कि मैं आज भाई से मिल पाऊंगा, उसकी उम्मीदें पूरी हो जाए। मैं नौजवानों से कहूंगा जो इधर खड़े वो इस सामने आके बैठ जाएं, आसान हो जाएगा। ये मीडिया के साथियों को भी थोड़ा सा संभालना पड़ेगा। तो मैं आज यहां दूल्हे में जब आपके बीच मुझे आने का मौका मिला है, अपनी बात को शुरू करते हुए सभी धर्मों में जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महान पुरुषों को नमन करता हूं। उनमें भी राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, संत गाडगे जी महाराज, नारायणा गुरु, छत्रपति शिवाजी महाराज, मां जीजाबाई और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को नमन करता हूं। साथ साथ मेरे राजनीतिक गुरु मान्यवर साहब श्री काशीराम जी को और मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि जी को भी नमन करता हूं। ये जिस कार्यक्रम में मुझे बुलाया गया है इसका नाम रखा गया है बहुजन हक परिषद। मैं इस मंच पर उपस्थित हमारे सभी शानदार नेताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। भीम आर्मी के हमारे राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के सभी नेतागण जो लंबे समय से यहाँ मौजूद हैं, जिन्होंने पिछले 7-8 साल में लगातार दिन रात एक करके यहाँ काम करके हर समस्या के खिलाफ लड़ाई लड़के हमारे हाथों को आंदोलन को मजबूत करने का काम किया। मैं उन सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आजाद समाज पार्टी के हमारे नेतागणों को भी और जितने भी और साथी यहाँ भाई आनंद जी के निमंत्रण पे आए हैं, मैं उन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं महाराष्ट्र की शक्ति से वाकिफ हूं। मुझे महाराष्ट्र पे कोई शक नहीं। मैंने महाराष्ट्र को लड़ते हुए देखा और आज से नहीं देखा, बहुत लंबा समय हो गया। महाराष्ट्र ने स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई लड़ी और मेरे आज भी याद है, मैं जेल में था जब भीमा कोरेगांव में परेशानी खड़ी हुई थी, मेरे आज भी याद है। और 3 दिन के अंदर जो आपने करके दिखाया था महाराष्ट्र में, वो सदियों सदियों तक याद रखा जाएगा। इस बात को भी कोई भूल नहीं सकता। और आप ये भी जानते हैं कि जब हमें कोई उदाहरण देना होता है तो महाराष्ट्र की बात करते हैं, भीमा कोरेगांव की बात करते हैं। जब हमें ज्ञान की बात करनी होती है तो हम बाबा साहब अम्बेडकर के संघर्षों को याद करते हैं। जब हमें नमन करना होता है तो हम दीक्षा भूमि को याद करते हैं। जब हमें शांति के संदेश को आगे बढ़ाना होता है तो हम चैत्य भूमि को, दीक्षा भूमि को नमन करके अपनी बात को मजबूत करते हैं। लेकिन आज जब मैं आया हूं और मेरे हाथ में एक कागज दिया गया है जिसमें यहाँ की समस्या लिखी गई है, तो इस कागज को पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि चाहे महाराष्ट्र का कोई कोना हो या देश का कोई और प्रदेश, जो हक वंचित बहुजन समाज है उनकी समस्या एक जैसी है। उसके लिए मुझे किसी चिट्ठी की जरूरत नहीं। आप जानते हैं मैं रात में
बंद आंखों से सपने नहीं देखता हूं, मैं खुली आंखों से सपने देखता हूं। अभी मुझसे पहले हमारे बहुत ही शानदार गायक, क्या नाम है उनका, राहुल भाई वो गाना गा रहे थे जो 2-3 साल पहले उन्होंने लिखा था। मैं दिन में खुली आंखों से सपने देखता हूं। मैंने ये सपना देखा था कि पार्लियामेंट में जाके अपने लोगों की आवाज को बनना। आप मुझे पार्लियामेंट में सुनते नहीं सुनते हो? आपकी आवाज पार्लियामेंट में सबसे मजबूत है या नहीं है बताओ? पार्लियामेंट में आपकी आवाज ताकतवर होती है, किसी के आगे दब जाती है बताओ? पार्लियामेंट में आपकी आवाज से ज्यादा विषय किसी ने उठाया है क्या? और चाहे प्रदेश, कोई प्रदेश हो, बताओ सब प्रदेशों के विषय में आवाज उठती है नहीं उठती है? अभी तो एक आदमी ने सपना देखा, भीम आर्मी के साथियों ने, आजाद समाज पार्टी के साथियों ने पूरा कर दिया। जिस दिन आप मेरे साथ खुली आंखों से सपने देखोगे, मैं लिख के देता हूं कि आपके पास समस्याओं के परिचय नहीं होंगे। मेरी बात को आप याद रखना। देखो, मैं महाराष्ट्र के सामाजिक क्रांति के आंदोलन से बहुत प्रभावित, लेकिन मुझे तकलीफ इस बात की होती है कि जिस मिट्टी में इतना बल है, जिस मिट्टी के उदाहरण दुनिया में दिए जाते हैं, देश में दिए जाते हैं, उस मिट्टी की राजनीतिक सूरत क्या है? आप ये महसूस करके देखो कि अगर जिस तरह से सामाजिक आंदोलन आपने मजबूत कर रखा है, सांस्कृतिक आंदोलन आपने मजबूत कर रखा है, अपनी विचारधारा विरासत को जिस तरह आपने बचा रखा है, अगर राजनीतिक रूप से भी आपने उतनी ताकत बनाने का काम किया, तो मैं लिख के देता हूं, आपका हाथ महाराष्ट्र में ऐसा नहीं होगा। आपका हाथ महाराष्ट्र में ऐसा होगा और आपके हाथ में वो ताकत होगी जो लाखों लोगों की जिंदगी बदल देगी। आज यहां बैठे हजारों की संख्या में लोगों को नहीं पता होगा कि महाराष्ट्र का बजट क्या है और वो बजट किसके ऊपर यूज होता है। महाराष्ट्र के लोगों को नहीं पता होगा, जितने लोग हजारों की संख्या में यहां बैठे, और वो बजट किसके मेहनत की कमाई से तैयार होता है ये भी नहीं पता होगा। और उस बजट को, वो बजट किस तरह से आपकी कलम की ताकत से आगे बढ़ सकता है, इसका एहसास भी नहीं होगा। जब जब आपने एहसास किया है, तब तक ताकत बनी। आप सोचिए, अगर बाबा साहब अम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर ना बनते और संविधान सभा में ना जाते, तो क्या संविधान में हमें दे पाते हमें अधिकार? दे पाते हमें अधिकार? कर पाते हमारी रक्षा? खोल पाते हमारे लिए दरवाजे? काट देते गुलामी की बेड़ियां? ये तभी संभव नहीं हो पाता जब तक बाबा साहब अम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर नहीं बनते। आज भले ही अम्बेडकर वादियों की संख्या वहां कम हो, लेकिन आपको याद है जिस दिन मैंने शपथ ली थी, तो मैं अकेला व्यक्ति था जिसने कहा था कि जय भीम नमो बुद्धाय। बताओ, कहा था नहीं कहा था? और मैंने जब कहा था तो उसके बाद क्या हुआ आपको पता है? हमारे स्पीकर साहब ने कानून बना दिया कि आज के बाद शपथ के समय कोई दूसरा नारा नहीं बोलेगा। जब वो शपथ लेगा तो सीधी शपथ लेगा, उसके अलावा एक शब्द भी नहीं बोलेगा। अगर बोलेगा तो दोबारा से शपथ लेनी पड़ेगी। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जिस संविधान की रक्षा की बात आप करते हैं, जिस संविधान के खिलाफ दूसरे संविधान न बनने देने की बात आप करते हैं, जिस संविधान ने हमें जानवरों से निकाल के इंसानों का जीवन दिया है, जिस संविधान ने हमें स्वाभिमान सम्मान के साथ जीने के अवसर दिए हैं, जिस संविधान के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हो, आप अपने मन को टटोलो कि उस संविधान में हमें अधिकार तो बहुत दिए गए, लेकिन क्या वो अधिकार लागू हो पा रहे हैं? क्या वो अधिकार आपको मिल पा रहे हैं? क्या वो अधिकार आप तक पहुंच पा रहे हैं? तो फिर ये भी बताओ कि उन अधिकारों को पहुंचाने का रास्ता अब तक क्या है? आप रास्ता बता दो, हम उसी रास्ते पे चल पड़ेंगे। और मैं लिख के देता हूं, आपने रास्ता बताया, हम रास्ते पे चल पड़े, और जब तक आपके अधिकार आप तक नहीं मिलेंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। और आप पे रास्ता नहीं है तो फिर हमारे बताए रास्ते पे चल लो। मैं लिख के देता हूं कि अगले आने वाले 4-5 साल में महाराष्ट्र की सूरत इतनी खूबसूरत होगी कि इसको देख के दूसरे स्टेट के लोग भी अपने आप को ताकतवर महसूस किया करेंगे। आप बताओ, एक आरक्षण, इस पे झगड़ा चल रहा है। एक बात जो अभी 3-4 फाइल मेरे पास रखी हुई, उनकी समस्या एफआईआर की कॉपियां, मैं जिस प्रदेश में जाता हूं वहां के पिटे छिटे लुटे पिटे लोग मेरे पास अपनी परेशानियां लेके आते हैं। कोई बेटी आती है, कोई बेटा आता है, कोई बुजुर्ग आता है, कोई मां आती है, कहती है भैया ये मार दिया, बेटे को मार दिया, बेटी को मार दिया, बेटी का रेप कर दिया, घर जला दिया,
पेड़ पे लटका दिया, घरों से निकाल दिया। मैं उनके एप्लीकेशनें पढ़ता हूं, तकलीफ होती है। फिर उन एप्लीकेशनों को सूचीबद्ध करके वहां के अधिकारियों को कहता हूं कि ऐसा क्यों कर रहे। मैं देखो फिर वापस लाऊंगा उसी बात पे, आपको समझ आएगी। जब मैं उनसे पूछता हूं कि कानून व्यवस्था है, एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस है, आर्मी है, अर्धसैनिक बल है, सब कुछ होते हुए भी जिन्होंने अपराध किया उनको गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हो, तो वो कहते हैं कि सर हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन असल कोशिश कहां बंद होती है, जब वहां की राजनीतिक व्यवस्था